पाकिस्तान के साथ नाजरीन आमिर से हाजिर है। बदनवान अनासिर के एहतसाब जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बुनियादी नारों और वादों में सर फहरिस्त है। उनकी नवाज शरीफ मुखालिफ मुहिम जो है वो एहतसाब ही के नारे के गिर्द चलाई गई थी, लेकिन आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में अपने 2 बरस मुकम्मल कर लिए हैं तो ये बड़ा सवाल है कि एहतसाब के महाज पर उनकी रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है। हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर के मुताबिक कौम की लूटी हुई दौलत वतन वापस लाने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी है। वादे के मुताबिक ही जो हम देखते हैं कि इस दौर हुकूमत में कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है वो माजी की 2 हुकूमतों के मुकाबले में ज़्यादा फाल और मुतहर्रिक है। जब तक हम इनको एहतसाब के कटहरे पे नहीं खड़ा करेंगे, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। कोई भी मुल्क, किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की जिसका लीडर क्या तो नवाज शरीफ अकेला नहीं पकड़ा जाएगा। पूरे करप्शन का एक टोला है, एक माफिया है, सारों की बारियां आएंगी। चाहे आप सारे इकट्ठे होकर ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, ये आज मेरे से सुन रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। तो जनाब इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि वो किसी को जो है एनआरओ नहीं देंगे, यही बात जो है उनके वज़रा भी दोहराते रहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब नैब मुतहर्रिक होती है तो उसी पर सबसे ज़्यादा शोर मचता है और तनाज़ा खड़ा होता है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जो बड़ी जमातें यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका मुतालबा है कि जी नैब को ताला लगा दिया जाए, क्योंकि इनके बकौल साहब का जो अमल है वो जानिबदाराना है और मुबैना तौर पर सियासी इंतकाम पर मबनी है। हुकूमत के जो कई बही ख्वाह हैं, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो भी बहुत नाराज़ हैं। उनका कहना है कि जी नैब जो है बदनवान अनासिर का एहतसाब उस तेज़ी से नहीं कर पा रही जिसकी ज़रूरत है। उनका ये भी कहना है कि जी बहुत से जो बड़े मुल्ज़िम हैं वो कमज़ोर तहक़ीक़ात और मुक़दमात में जो इस्तग़ाज़ा की नाक़िस कारकर्दगी है उसकी वजह से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यही नहीं, आला अदलिया ने भी नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, लेकिन नैब ज़राए का जो इसरार है वो ये है कि जी तस्वीर का दूसरा रुख भी देखने की ज़रूरत है। इन ज़राए के मुताबिक जस्टिस जावेद इकबाल साहब की क़यादत में इस इदारे ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान सियासी असर व रसूख से बालातर होकर बिला इम्तियाज़ जो है एहतसाब किया और तकरीबन 363 अरब रुपए से ज़्यादा जो है रकम वसूल करके कौमी ख़जाने में जमा करवाई। इसके साथ साथ जो है जो बरसों से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात थे बहुत से, उनको भी निपटाया। नैब ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान उसको नैब को तकरीबन 75,000 से ज़्यादा जो है शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 66,838 को जो है निपटाया गया। इसी अरसे के दौरान जो है हम देखते हैं कि नैब ने 432 तहकीकात की यानी कि इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी, जिनमें से 415 जो है वो मुकम्मल हो गई। नैब ने 332 बदनवानी के जो है रेफरेंसेस अब तक दायर किए हैं, जबकि 270 का इसमें से फैसला हुआ है। आदाद शुमार का गोरख धंधा बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो नैब को मुतनाज़ा बनाने में कामयाब हुई है। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के इल्ज़ामात अपनी जगह, क्या वाकई इस महाज पर हुकूमत और नैब की कारकर्दगी जो है नाक़िस साबित हुई, और अगर वाकई ऐसा है तो क्यों? आज हम इन्हीं अहम सवालों पर बात करेंगे। तो जनाब हम कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोहतरम ख्वाजा नवीस साहब, मारूफ कानूनदा हैं, वकील हैं, साबिक जज हैं हाई कोर्ट के, और बहुत सारे जो मुकदमात हैं नैब के वो मतलब है उनके मुल्ज़मान के लिए दीवार की तरह खड़े हुए, उनको बचाने के लिए पूछेंगे कि किस तरह करते हैं पूरा काम, क्या कमज़ोरियाँ रहती हैं। हमारे दूसरे मेहमान किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, मोहतरम कर्नल रिटायर्ड शहजाद अनवर भट्टी साहब हैं, साबिक डायरेक्टर जनरल हैं नैब के, हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी हमारे साथ देने का। हमारे तीसरे मेहमान राजा आमिर अब्बास साहब, ये साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब रहे हैं, लेकिन सिर्फ नैब के मामलात पे नहीं, मारूफ वकील भी हैं और सियासी अमूर पर भी आप हम इनके तज्ज़िये जो हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देखते रहते हैं। मैं अपने तीनों शुरुका को खुशामदीद कहूँगा। राजा आमिर साहब, ज़रा आपसे अगर शुरू करें कि 2 साल क्या जो है समझते हैं कि PTI जो है वो बिला इम्तियाज़ मौसर किस्म का जो एहतसाब का वादा था उसको पूरा कर सकी या नहीं? जी आमिर, देखिए एहतसाब का जो वादा था वो वादा उन्होंने किसी एक इंस्टीट्यूशन के ज़रिए करना था, और उस एहतसाब को करने के लिए जो बेसिक टूल है वो हमारा एहतसाबी इदारा जिसको नैब कहते हैं। अब नैब वो अदारा है कि जो डायरेक्टली ना प्राइम मिनिस्टर के अंडर है ना किसी और अथॉरिटी के अंडर है, ये एक ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट अदारा है जी। अब इसको शिकायत भी हुकूमत वक्तन फ़वक्तन भेजती रही, कंप्लेंट्स भी भेजती गई, बल्कि यहाँ तक के सी चीज़ें जो हुकूमत के मुख्तलिफ अदारों में जो रिकॉर्ड वगैरह था, या बैंकिंग का था, या स्टेट बैंक का था, या वो TTs थी, या वो अकाउंट्स थे, वो भी निकाल के दिए गए
JITs बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, वो भी इसी नैब के अदारे को भेजी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डायलेमा हुआ या जो इशू हुआ या जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि नैब का अदारा वो डिलीवरेंस नहीं दे पा रहा, अच्छा। वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, वो अपने रेफरेंस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा नहीं रहा, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को इम्प्रूव नहीं कर रहा, उसमें बहुत से झोल और लैकूनस छोड़ दिए जाते हैं, जिसका जो अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो हमारे 3-4 चीफ जस्टिस साहिबान हैं उन्होंने नैब की बड़ी सरजनिश की और तकरीबन हर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये नैब की जो परफॉर्मेंस है ये जो उनसी है एक पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस बन चुकी है। हम देखते हैं कि ये रेफरेंस डाल देते हैं, टीवी पे चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली अब रिसेंटली एक जो जजमेंट आई है जस्टिस साहब की सुप्रीम कोर्ट में, उस जजमेंट में बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि नैब का रोल जब से ये बनी है सिंस इट्स इंसेप्शन, बल्कि वो एहतसाब कमीशन जो बना था सैफुर रहमान के ज़माने से, लगता ऐसे है कि अब तक नैब उसी रविश पे चली हुई है, वो ही पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग कर रही है, वो ही लोगों को तंग कर रही है। ये पॉइंट आपका नोटेड जी, मतलब है कि एक बिल्कुल यही राय है जो आप फरमा रहे हैं। भट्टी साहब, मेरा सवाल ये कि हम जैसे लोग कहते हैं जी कोई चीज़ कहते हैं ना मुकम्मल तौर पे नाकाम नहीं होती, कोई चीज़ बिल्कुल कामयाब नहीं होती, ये नहीं होता कि जी मुकम्मल फेलियर हो गया, मुकम्मल सक्सेस हो गया। तो एहतसाब के मामले पर कहाँ हम आगे बढ़े, कहाँ पर गाड़ी अटकी हुई है, ज़रा आप ने क्योंकि बड़ा अरसे काम किया, चीज़ों को करीब से देखा, कुछ रोशनी डालें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने तो 15 साल गुजारे, लेकिन राजा आमिर साहब ने भी मेरे होते हुए वहीं हमारे साथ कुछ वक्त गुजारा है। इन्होंने भी बड़ी बारीकबीनी से नैब के काम को देखा है और इसमें इनका भी बड़ा हिस्सा है। बात यह है कि नैब ने जब से नैब बनी है अपनी एक परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन की है। आप ये यकीन कीजिए, चाहे वो जनरल अमजद थे या चाहे वो आज जस्टिस इकबाल हैं, जितने भी चेयरमैन गुजरे हैं जी, हर एक के जमाने में अगर आप उनकी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो जो आपने अभी आज रिपोर्ट पढ़ के नैब की सुनाई है वो इसी तरह के अदादो शुमार आपको नजर आएंगे। ठीक है। आप पिल्डेट का सर्वे देखिए, मशाल का सर्वे देखिए, आप और मुख्तलिफ अदारे जो हैं जो इस किस्म की चीजें लिखते हैं उनका सर्वे देखिए तो आपको पता चलेगा कि नैब अगर मुल्क से करप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकी तो उसको बढ़ने से उसने रोका हुआ है। एक दीवार की तरह खड़ी है, बल्कि ग्राफ नीचे की तरफ जरूर आया है, यानी वो ऊपर नहीं जा रहा, करप्शन को नीचे की तरफ ला रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह खत्म ना करने की वजह यह है कभी भी पॉलिटिकल विल नहीं रही कि नैब को सपोर्ट किया जाए इस काम के लिए जिस काम के लिए बनी थी। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि नैब के जो कानून है उसको इस तरह अमेंड कर दिया जाए कि वो बिल्कुल जीरो हो जाए, वो नैब एहतसाब करने के काबिल ना रह जाए। मैं एक बात यहाँ आपको करता चलूं कि ये जो गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की है ये क्योंकि एहतसाब के नाम पर आई थी, और अगर आप प्राइम मिनिस्टर की पहली तकरीर सुने तो उसमें भी एहतसाब ही जो था वही मेन थीम था, इनका मेन नैरेटिव था। लेकिन मुझे बताइए कितनी हौसला अफजाई नैब की गई, सिवाय इसके कि इनके बहुत सारे वुज़रा ये बयान दे देते हैं कि कल नैब इतने बंदे पकड़ेगी, कल ये करेगी, जिससे कि मुतनाज़ा हो जाता है मामला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मामला और खराब हो जाता है। लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद नैब गवर्नमेंट से डिक्टेशन ले रही है और जो होती है अपोजिशन वो इसको एक्सप्लॉइट करने में कामयाब हो हुकूमत की तो मदद ये होनी चाहिए थी भट्टी साहब के ज्यादा उनको वसाइल देती, ज्यादा फंड्स देती ताकि अच्छे वकील कर सकें, अच्छी तहकीकात कर सकें। तो ये भी बड़ा मैं एक अर्ज करता चलूं कि एक इन्वेस्टिगेटर जिसने कि लीड इन्वेस्टिगेशन की, लीड एविडेंस पकड़ी कार के केस के अंदर, जख्मी हुआ, उसको मारा गया, उसकी नाक की हड्डी तोड़ी गई, पिछली गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस गवर्नमेंट को चाहिए था कि उस इन्वेस्टिगेटर को कोई नवाजते, उसको कोई तमगा देते कि जिस शख्स ने लीड एविडेंस आपको प्रोवाइड की, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपने जाके कारके का केस जो है इंटरनेशनल अदालत में जीत लिया। अच्छा, मुझे जरा अगर आप इजाजत दें, ख्वाजा नवीद साहब जो हैं वो मतलब है मुस्कुरा रहे हैं और बड़ा उसमें है, गौर व फिक्र में है। ख्वाजा साहब,
बदनवानी के बेशुमार मुल्ज़िमान की आपने पैरवी की और माशाल्लाह कर रहे हैं इस वक्त भी ना। दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या वो जो मुल्ज़िमान हैं, नाम लिए बगैर, कि वाकई उन पे सियासी केसेस होते हैं या कुछ उन्होंने कुछ किया होता है, कुछ मतलब माल पानी बनाया होता है? सर क्योंकि आप जज भी हैं, आप वकील भी हैं, आप एक पब्लिक फिगर भी हैं, तो आप तो फिर मतलब है सियासी नहीं होते, हाँ। वो खुद सियासतदान होते हैं। और फिर सियासतदान जो हैं वो जब मुलविस हो जाते हैं इस चीज करप्शन में, या जो भी उनके डिसीजंस होते हैं वो उसके नतीजे में जो तहकीकात होती है, तहकीकात करने वाले कहते हैं कि भाई इन्होंने कौम को इतना नुकसान पहुंचाया इनके इस फैसले ने, और इन्होंने खुद को इतना फ़ायदा पहुंचाया है, तो इस तरह से करके एक केस बनकर आता है। लेकिन उस केस को बनाने का जो अंदाज है, जिस तरह अभी बताया है भाई साहब ने कि राजा आमिर ने बताया, राजा साहब ने कि पहले से बता दिया जाता है कि अगले हफ्ते ये आदमी पकड़ा जाएगा, अगले हफ्ते से ये हो जाएगा। यानी एक नजूमी बैठा होता है रावलपिंडी में, वो पहले बता देता है कि अगले हफ्ते शेख रशीद साहब की तरफ है में जी वो जी जी हाँ, अच्छा चलिए। अब वो जब पहले से मैंने कहा वजाहत में कर दूं, पिंडी पे लोग कुछ और ना और समझें। भी बहुत सारे हाँ, लोग हैं जी हाँ। हाँ, तो शेख साहब पहले से बता देते हैं और फिर एग्जैक्टली वही आदमी उठा लिया जाता है। तो अब वो चाहे अंदाजे से बताते हैं या उनके पास मालूमात होती है या कुछ होता है, लेकिन नतीजा क्या है कि जो नैब का साफ सुथरा काम होता है वो भी टेंटेड हो जाता है। क्योंकि आप जब सियासतदान को पकड़ते हैं तो देखिए सियासतदानों के हमारे मुल्क में बहुत लंबे हाथ पाँव हैं। एक तो ये कि अवाम में से आते हैं, फिर हुकूमत में रहते हैं, फिर यहाँ तो आपको पता है 2-2 साल के बाद हुकूमतें बदलती रही हैं, म्यूजिकल चेयर्स। एक 10 साल ऐसे आए थे, 2 साल नवाज शरीफ, 2 साल बेनज़ीर, 2 साल नवाज शरीफ, 2 साल वो डेकेड जो था हमारा, जी जी वो बिल्कुल, डेकेड बिल्कुल, था। हाँ। वो म्यूजिकल चेयर कि 1-2 साल में ये लोग मुल्ज़म बन जाते थे, अगले 2 साल में सारे बरी हो जाते थे, फिर अगले 2 साल में मुल्ज़म बन जाते थे, फिर अगले 2 तो वो अच्छा, आप नतीजा- मुझे अपनी राज की बात बताएं, फिर मैं राजा आमिर साहब की तरफ चलूं कि जो आप केसेस करते हैं, अब अंदाजा तो होता है ना आपको कि जी। अगर आमिर दिया का मुकदमा लड़ना है तो आमिर दिया कितने पानी में, कहाँ से इसने जो भी कुछ किया, फीस देने के पैसे कहाँ से लाए आपके, तो क्या अंदाजा होता है आपका? आपका मतलब है वो जो है अब होता क्या है कि बेसिकली तो जो सियासत देखे, जो आदमी करप्शन करता है वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, और जब वो करप्शन कर रहा होता है वो अपनी बचत का रास्ता भी रखता है। अच्छा, हाँ, वो कभी कभार वकील को नहीं पता चलता जी, वकील को नहीं पता होता कि वो रास्ता ही तो आके वकील को बताता है कि देखिए यहाँ मैं इनोसेंट हूँ। अच्छा, हाँ, जो उसने जहाँ पे हाथ पैर बचाए होते हैं, हाँ। यानी वो काम तो पूरा दिखाता है लेकिन हाथ पैर बचा के दिखाता है। फिर मजीद रास्ते आप दिखा देते हैं, वो फिर हम उसको यानी प्रोफेशनल वे मंजिल तक आप पहुंचा प्रेजेंट देते कर हैं। देते हैं। चलें, लेकिन अच्छा, हाथ पैर हाँ। उसने खुद ही बचाए होते हैं। चलें। अच्छा राजा आमिर साहब ये बताइए, ये तो माने तस्लीम करें कि तहरीक इंसाफ के दौर में नैब ज़्यादा मुतहर्रिक और फाल हुई है, मतलब ज़्यादा छलांगे लगा रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है। क्योंकि अगर हम नवाज शरीफ साहब का दौर देखें, वो चौधरी साहब, चौधरी कमर जमान साहब थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी के जो एक एडमिरल थे नेवी के, उस दौर में जो कारकर्दगी थी उस ज़माने में, तो मुझे नहीं याद कितना फाल हो, इतनी पकड़ धकड़ हो रही हो, इतने मुकदमात बन रहे हों। जी आमिर ज़िया, अभी भट्टी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि नैब की परफॉर्मेंस वाकई ही रही है और हर दौर में रही है, लेकिन इस परफॉर्मेंस का जो पैमाना था वो शायद सबके लिए एक नहीं था। नैब डबल शाह को भी पकड़ती रही, रिकवरीज करती रही, नैब मुदारबे के केसेस में भी करती रही, नैब एक्सियन पटवारियों और इस लेवल के लोगों को पकड़ के कतन नहीं छोड़ती थी और उनसे बहुत कुछ रिकवर हो जाता था। ग्रेड 18-19 तक के अफसरों से भी बहुत कुछ निकलता था। लेकिन एहतसाब का अमल जो सा है वो शफाफ तब होगा आमिर ज़िया, इस मुल्क में करप्शन के नासूर को उखाड़ा तब जाएगा जब हमें ये नज़र आएगा कि इस मुल्क के पावरफुल तरीन लोग, जैसा कि आपने देखा कि पनामा की जजमेंट आने के बाद हम इस कौम को एक बड़ी अच्छी नवीद नज़र आई कि शायद इस मुल्क में अब मजबूत लोगों का भी एहतसाब होगा, पावरफुल जो माफिया है उसका भी एहतसाब होगा। तो आप भी इसी मीडिया में हैं, हम भी इसी में हैं। आप बताइए कि किसी कार्टेल का, किसी बड़े लैंड ग्रैबर का, किसी बड़े आईपीपी वाले का, कोई एक सियासतदान माँ सिवाय नवाज शरीफ को एक केस में सज़ा हो गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला, उसके बाद आया अपील पड़ी है, किसी सियासतदान को सज़ा हुई। अब ये सियासतदानों के फिर केस क्यों बनाते हैं?
अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन लेते हैं नीचे के लिए ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि ये आप किस किस्म का केस बना रहे हैं और किन लोगों के साथ आपका बर्ताव कैसा होता है। एक सेट ऑफ पीपल के साथ आपने पहले दिन ही अरेस्ट कर लिया। अभी हालिया आप देखिए कि अगर मीर शकील रहमान का हम केस देखते हैं तो एक ही दिन में कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद उसकी इंक्वायरी भी होती है, वारंट भी होते हैं। बाकी हम अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो 15-15 पेशियां होती हैं, सवालनामे दिए जाते हैं, यहाँ पे अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो नैब जो ये काम करती है ना, तो इससे फिर मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि ये जो इनका एहतसाब का अमल है, ये इसका एक जो ख्वाजा बिरादरान की अगर आप जजमेंट पढ़ें तो उन्होंने लिखा है कि ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जिसमें फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जाता है, जिसमें नैब अपनी SOPs को खुद उनकी खिलाफ वर्जी करता है, जिसमें नैब अपने NAO की खुद खिलाफ वर्जी करता है। और हमें नज़र आता है कि ये सियासी दबाव बढ़ाने के लिए करता है। तो अब ये वो चीज़ें हैं कि जिसको रोकना ज़रूरी है। और ऊपर से जब तक आपने देखा कि नैब की ही अदालतों में जरदारी साहब के केसेस 11 साल तक चले, क्या वजह थी कि नैब की प्रोसिक्यूशन वहाँ पे फोटोकॉपीज जमा कराती रही, ओरिजिनल रिकॉर्ड कहाँ चला गया, क्या वजह थी कि एक सियासतदान से 1 रुपए की रिकवरी, ये भट्टी साहब बैठे हैं, बताएं कि किस सियासतदान से कितने अरबों खरबों की। चले यही सवाल मुझे लेके जाने थे भट्टी साहब, बड़ा ग्राउंड रियलिटीज हैं। इन्होंने कहा राजा साहब ने 18-19 ग्रेड के अफसर से तो पैसे वसूल हो जाते हैं, लेकिन सियासतदान से पैसे वसूल नहीं होते, सजा नहीं दिला पाते। क्या वजह है? क्या सियासतदान पे इल्जाम झूठा होता है, या मतलब इतनी उनकी मोटी खाल होती है, इतने ज्यादा क्राफ्टी होते हैं, हुनरमंद होते हैं कि पकड़ा नहीं जाते वो? जी देखिए, बड़ी सही बात ख्वाजा नवीद साहब ने भी शुरू में कर दी थी कि हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं उनकी जड़ें बड़ी दूर तक होती हैं और बड़ी सरायत की होती हैं, बहुत दूर तक उनके टेंटिकल्स फैले हुए होते हैं। जब ये बात सब पॉलिटिकल लीडर्स को पता होती है कि अगर उन्होंने कोई प्ली बार्गेन कर ली, कोई पैसे वापस कर दिए, तो उनका कैरियर जो है वो खत्म है, फिर वो आगे खत्म हो जाएंगे। तो कभी भी किसी पॉलिटिकल फिगर ने आज तक नैब के साथ प्री बार्गेन नहीं की, सिवाय 1-2 हैं जिनका नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है। लेकिन राजा आमिर साहब को पता होगा, बहुत पुराने केसेस, शुरू के केसेस में 2000 में और 99 में कुछ लोगों ने की थी, लेकिन उसके बाद किसी ने नहीं की। लेकिन एक चीज आप मानिए, आप दूसरी तरफ आप एक केस की जजमेंट को तो पढ़ के सुना देते हैं, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब के इस पैगाम को नहीं सुनते कि जहां वो कहते हैं कि नैब को 120 अदालतें दीजिए, क्योंकि नैब के 50-50 केसेस एक अदालत के पास हैं जो कि कई सालों पे मुहित होते हैं। और अभी आप देखिए, आपके सामने है कि अभी रिसेंटली एक केस के अंदर, एक रेफरेंस के अंदर 1 साल के बाद फर्द जुर्म आयद हो सकती है। जरदारी साहब के केस में हुआ ना, 1 साल अदालत लेता है फर्द जुर्म आयद करने में, तो वो केस कितने साल चलेगा? तो वो तो अपनी मौत खुद मर जाएगा। बल्कि हो रहा है कि कोई गवाह का इंतकाल हो गया, कोई IO का ट्रांसफर हो गया, जी बिल्कुल बिल्कुल, एविडेंस अप्रूवल मर गया, हो जाती है, गवाह या मार दिया गया, मौत में ही मर जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये मुझे समझाएं ख्वाजा साहब, ये नैब कह रही कि जी 363 अरब से ज़्यादा हमने रिकवर किया पैसे, इसमें से 2 साल में, इसमें से 28 अरब जो है वो बरह रास्त रिकवरी, बाकी 335 अरब से ज़्यादा बिलावास्ता। तो क्या कहेंगे, मतलब है ये जो रकम मंजूर है कहाँ से निकालते हैं? नहीं, ये इस तरह माइनस सियासतदान है, अगर सियासतदान इस तरह होता है, ये जो रिकवर हुए हैं ना, ये क्या होता है? एक्सीएन, पटवारी, तहसीलदार, टप्पेदार, ग्रेड 18, 19, 20 के जो अफसर हैं, उन्होंने तो मीटर तेज किया होता है ना। तो अब वो देखते हैं, जैसे ही वो पकड़े गए तो उनको पता होता है कि उन्होंने तो ये काम किया हुआ है। सियासतदान से तो हल्का होता होगा ना मीटर उनका? किनका? ये पटवारियों का बेचारे। सियासतदान इनके जरिए कमाता है ना, तो ये कमा कर देते हैं तो खुद डबल रखते हैं, आगे आधा देते हैं। आप समझ रहे हैं सर? मैं समझ। जो देता है ना वो अपने पास डबल रखता है, आगे आधा देता है। अच्छा, वो सियासतदान से लाइसेंस लेते हैं लूट मार का, क्योंकि इन्होंने उसके साथ मंथली बांधी होती है कि मुझे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर लगा दो 2 महीने, तो मैं इसे 2 करोड़ रुपया महीना ले लो। अब ये तो 2 करोड़ रुपया महीना कमा के दे देता है, वहां पे वो कमाता है 5 करोड़ रुपया महीना। अब 5 करोड़ रुपए में वो साइन करता है अन्य वाह, अब पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो वो ठग से 2.5 करोड़ में जाके वो प्ली बार्गेन कराता है, 50 लाख फिर उसकी जेब में। फिर भी कम से कम वो तो अपने लिए आप कम कह रहे हैं मेरे ख्याल में, अपने लिए रखता है ना सर।
ऐसे थोड़ी है, प्ली बार्गेन के बाद भी तो उसने जिंदा रहना है। और फिर बहुत सारे तो दोबारा पोस्टिंगों पे आ गए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि ये प्ली बार्गेन वाले ये फिर कैसे आगे उन्हीं ओहदों पे बैठ गए। यानी ये तो मोइसा ही हुआ सिंध में, उन्होंने प्ली बार्गेन की और वापस आके उसी ओहदे पे बैठ गए, मीटर फिर तेज कर दिया, बल्कि अब के तो के इलेक्ट्रिक वाला बना दिया जो डबल चलता है। बिल्कुल समझिए। अच्छा राजा आमिर साहब, एक और बड़ा दिलचस्प वो था कि 169 के करीब जो बड़े मुकदमात जिसको कहा जाता है मेगा केसेस, उनका क्या हुआ? 2015 से मतलब है उनके पीछे लोग हैं, उसमें से कहते हैं ना कि इंक्वायरीज जो हैं 81 के करीब हो गई हैं, इन्वेस्टिगेशन डेटा कह रहे जी 52 के अगेंस्ट हुई है, रेफरेंस जो हैं ट्रायल कोर्ट में 46 के खिलाफ हैं। तो जो 169 बड़े केसेस हैं जिसमें बड़े बड़े कहते हैं मछलियों के मगरमच्छों के नाम आते हैं, उनका क्या हुआ? उस केसेस, वो केसेस भी नहीं चल पा रहे। देखिए अब उनका क्या हुआ ये तो नैब ही बता सकती है कि वो किस स्टेज पे सुना हैं आपके तो हर बात और चीज़ क्या बताओ। किया हाँ, उनका जी। लेकिन हमें नजर नहीं जी हमें ये नजर नहीं आया कि अब मैं नाम नहीं लेता है कि शुगर माफिया, हमें नजर नहीं आया कि आईपीपी माफिया, हमें नज़र नहीं आया कि रेंटल पार्क के जो केसेस थे उसमें क्या हुआ, हमें नज़र नहीं आया कि इस मुल्क में जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं जिनकी बड़े केसेस अभी भी नैब के पास पड़े हैं, क्या वजह है कि वो केसेस नहीं खुल पा रहे। हमें तो सिर्फ यही नज़र आया कि चंद सियासतदानों के केसेस खोल के ये समझते हैं कि शायद मरियम बीबी का केस खोल दिया या बिलावल भुट्टो का केस खोल दिया, और फिर क्या होता है जब ये केसेस ये खोलते हैं और अल्टीमेटली जैसे ख्वाजा बिरादरान के और उनके केसेस खोल दिए और उसके बाद जब ये केस चल पड़ते हैं अदालतों में जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो केसेस इतने कमज़ोर बनाए जाते हैं कि इनको क्लीन चिट दे दी जाती है। नैब एज ए लॉन्ड्री काम करती है कि जनाब देखिए हमसे सियासी इंतकाम भी लिया गया, हम पे नैब के झूठे केसेस भी बनाए गए, और कौम देखती है कि वाकई ही लूटमार हुई हुई है, वाकई ही ये अरबों खरबों की विक्ट्री का निशान बनाते हुए, हाँ, विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ जाते हैं सियासतदान, हाँ, वो सारे अदालतों से बरी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो अब जिसकी बात हो रही है, अब बात यह है नैब ने अस खुद से ठीक नहीं होना, नैब की कानून साजी करनी है इसी पार्लियामेंट ने, और इस पार्लियामेंट ने जब तक इसके कानून में चेंजेस नहीं लाएगी तो नैब में ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। अच्छा, मुझे इख्तिलाफ इस बात पर है आमिर साहब, इख्तिलाफ इस बात पर है कि जी पार्लियामेंट की जो बड़ी जमातें हैं उनके सारे लीडर्स जो हैं वो नैब के मुकदमात में वो ऐसी इस्लाहात क्यों लाएंगे कि जिससे उनकी गर्दन जो है वो पकड़ी जाए। वो तो जो बिल्कुल शुरू में गुफ्तगू में कहा हमारे मतलब शुरुका ने कि जी मतलब है वो तो चाहेंगे उसकी जितना बाइट है, जितना जहर है, ताकत निकाल दी जाए, वही कोशिश भी हो रही है। तो ये पार्लियामेंट से आप कैसे तवक्को कर रहे हैं इस बात की कि वो कोई ऐसी कानून साजी करेगी कि जो नैब को ज्यादा फाल बना दे, बेहतर बना दे। जी आपने बिल्कुल राइट पॉइंटेशन की है कि मौजूदा पार्लियामेंट बशमूल हुकूमत के लोग जो कमेटीज़ में हैं उनके अपने ऊपर नैब के बड़े इश्यूज हैं, केसेस हैं, तो पार्लियामेंट से तो तवक्का नहीं की जा सकती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस तो देती आ रही है, लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले कि ये नैब का अदारा क्या हो रहा है, यहाँ पे किस किस्म, क्योंकि आप अगर जजमेंट में इतना कुछ लिख देते हैं कि नैब के अदारे के बारे में तो फिर आपके पास निशान होते हैं। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाने में चाहूंगा भी है दुरुस्त। मुझे मैं चाहूंगा कि ये जो भट्टी साहब ये बताएं कि अवाम की तवज्जो जो है वो आम मुकदमात पे नहीं होती जो नैब चला रहा होता है जिससे रिकवरी होती है, उनकी तवज्जो होती है बड़े मुकदमात सियासतदानों की तरफ कि जी जरदारी साहब और उनके जो रफ़क़ा हैं उनका क्या हो रहा है, नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान का क्या हो रहा है, उनके मतलब बच्चों का क्या हो रहा है, उनके भाई का क्या हो रहा है। तो वहाँ पर जो है मतलब है कारकर्दगी असल जांची जाती है। वहाँ पर नैब जो है लगता नहीं कि उस तरह से कहते हैं विकेट ले पा रही जितनी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। जी देखिए आमिर भाई, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नैब को अपना मीडिया सेल जो है उसको फाल करना चाहिए ताकि वो बता सके मीडिया को कि क्या वजह है। मीडिया तक ये बात पहुंचती नहीं है कि नैब कर क्या रही है और किस दर्जे तक उसकी सक्सेस है और किस दर्जे तक नहीं है।
उससे उसको बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एक प्रेस रिलीज जारी करने से मेरा ख्याल है बात नहीं बनती। नैब ने कुछ अरसे के लिए ये शुरू किया था कि उसके सीनियर ऑफिसर जो थे वो बकायदा आते थे और सामने प्रेस के आके अपनी पूरी स्टेटमेंट बताते थे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। फिर वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, शायद फेस नहीं कर सके या क्या बात है। लेकिन ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, जैसे राजा आमिर ने कहा, कानून में जो सबसे बड़ा चेंज जिसकी वजह आम लोग कहते हैं कि जी पगड़ी उछाल बन गई है नैब, वो सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज कर रहे हैं सिर्फ कंप्लेंट वेरिफिकेशन और उसको प्रेस में रिलीज कर रहे हैं, और पता चलता है कि जैसे ही कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है तो पता चलता है कि पर्सनल किसी के ग्रज की वजह से किसी ने ये एप्लीकेशन ठोक दी थी और किसी की पगड़ी उछल गई। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि रूल्स बनाए जाएं जल्दी से जल्दी, वो इसीलिए हैं कि जितनी सेक्शनें हैं उनके जब रूल बन जाएंगे तो कुछ पाबंदियां लग जाएंगी। जैसे कि चेयरमैन के पास एक सेक्शन दे दी गई कि वो जब चाहे, जिसको चाहे, जिस मर्जी स्टेज पे केस हो अरेस्ट कर ले। अब उसका क्या हुआ कि डिस्क्रिप्शन चेयरमैन के पास चली गई है, जो कि सबसे बड़ी खराबी है। कि आप देखिए, लोगों का इतराज है कि गवर्नमेंट के इस वक्त जो हुकूमत है उसके बहुत सारे लोगों के मुकदमात हैं वो अरेस्ट नहीं हो रहे, और जबकि दूसरे अपोजिशन के लोग जो हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है इस परफॉर्मेंस के अंदर, ये जो है ना, ये रुक जाएगी अगर रूल बन जाए। और उस डिस्क्रिप्शन को, कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में भी। पॉइंट टेकन। अगर देखिए एनएओ सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक एक सेक्शन को खंगाला हुआ है हसफंदियार वाली केस के अंदर, और उसके बाद ये आगे चला है। लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ आज 20 साल बाद इसमें कुछ ना कुछ रिव्यू करने की जरूरत है, बेहतर बनाने की जरूरत है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो एक वो है कि जी पार्लियामेंट से लोग जो है उन इतमाद नहीं करते कि जो कानून साजी करेंगे तो जाहिर है कि अपने रहनुमाओं को बचाने के लिए पता नहीं क्या कर दें, नैब के सारे दांत वांत निकाल दें, उसको बिल्कुल बेअसर कर दें। ये एक बहुत बड़ा है। फिर ये सवाल है कि जितने बड़े मुकदमात हैं वो सारे के सारे सियासत की भेंट चढ़ जाते हैं। क्या आपका तजुर्बा रहा है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? सर, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब सियासतदानों को पहले आप केसों में मुलविस कर देते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं उनको कि अब अमेंडमेंट करने के लिए आप बिल बनाकर ले आएँ। तो हर सियासतदान जो है वो टेलर मेड बिल बनाता है कि उसमें उसका नाम निकल जाए, उसकी पार्टी के रहनुमाओं का नाम निकल जाए और मुखालफिन हो इस तरह से निकल आए, और सिर्फ मुखालिफ वाले पकड़े जाए। वो दूसरा जो लाता है वो ये बना के लाता है कि ये सारे पकड़े जाएं और हमारे ऊपर आंच ना आए। तो नतीजा ये होता है कि वो अभी तक कामयाबी हो ही नहीं सकती। बिल आता है, एक पार्टी जब दूसरे को देती है तो उठा के फेंक देती है। नतीजा ये मुझे तो खतरा है कहीं कोई इत्तेफाक राय ना हो जाए, क्योंकि सब खिलाफ है अब नैब के। नैब के सब खिलाफ है, कोई इत्तेफाक राय ना हो जाए कि ऐसा काम करे कि नैब को उन्होंने बिल्कुल ही वो ताले लगा दें जो बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है। ये भी हो सकता है कि किसी वक्त सारे बिल के यही वीटो कर दें। हाँ, लेकिन ये है कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर कैसे करेंगे, बड़ा मतलब सवालिया निशान है। चलिए अगर वो ये करेंगे ना तो फिर वो फंस जाएंगे कि कोई पता नहीं कोई मार्शल लॉ का ज़ाब्ता ही आ जाए, या उससे बड़ा कोई उससे बड़ी क़यामत नैब प्लस ना आ जाए, कहीं नैब प्लस ना आ जाए। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं सुपर ना आ जाए ना, सुपर जिससे नैब वो ना आ बच जाए। ना सके। मुझे इजाज़त दें, अगर मैं वक्फा ले लूँ, बड़ा ज़रूरी होता है वक्फा भी जी। तो नाज़रीन यहाँ पे वक्फा लेते हैं, हमारा गुफ्तगू सिलसिला जारी। जब वापस आएंगे तो कुछ ये बात भी करेंगे कि क्या नैब ने जो अपने दायरे कार को ज़रूरत से ज़्यादा फैला दिया, यानी कि केस पे केस, रेफरेंस पे रेफरेंस, लेकिन समेट नहीं पा रहे। क्या वाकई ऐसा है कि वो जो नैब जो अपने मुकदमात को निपटा नहीं पा रही, क्लोजर की तरफ नहीं जा रही? वक्फे के बाद बात होगी। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदेद। नैब तनाज़ों की जद में भी है, इल्ज़ामात की जद में भी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बदनवानी बहुत आम है, उसे नैब जैसे इदारे की ज़रूरत भी है। तो अजीब एक डायकॉटमी है, एक अजीब तजाद है। ख्वाजा नवीद साहब, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
नैब से इतनी क्यों नाराज हैं? मैंने नाम लिया नैब का, मेरी कुर्सी एकदम झटके से नीचे चली गई। तो क्या जो उनका नैब को ताला लगा देने का मुतालबा है वो दुरुस्त है? किस तरह से देखते हैं जी? नहीं, अब देखें, वो दोनों अपने तौर पे नैब से एग्रीव्ड हैं। वो ये समझते हैं कि भाई उनके ऊपर जो भी मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो बेसिकली सियासी तौर पर बनाए जा रहे हैं। इसलिए कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुकदमा बनने से पहले शेख रशीद साहब जो है वो तोते से फाल निकाल के बता देते हैं कि अब मुकदमा बनने जा रहा है, अगले हफ्ते जो है वो मरियम नवाज के ऊपर वारंट हो जाएंगे, अगले हफ्ते फलां आदमी पकड़ा जाएगा। अब उसके बाद जब ये होता है तो वो इसको गर्दानते हैं। चाहे असली मुकदमा भी हो ना, तो वो कहते हैं इसमें मेलाफाइडीज आ गई हैं कि ये सियासी तौर पे इंजीनियर्ड है और फिर इस वजह से करके किया जाता है। जो मुतालबा है जायज़ है नैब को ताला लगा देने नहीं, का? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। नैब की बहुत ज़रूरत है और नैब ने बहुत अच्छे, आपने खुद ही अपनी रिपोर्ट पढ़कर सुनाई है, रिकवरियां करके दी हैं। अगर नैब भी हट जाए तो ये तो सारे मादर पिदर आज़ाद हो जाएंगे, फिर हम किसको पकड़ेंगे, कहाँ से पकड़ेंगे? चले, अच्छा मुझे अगर इजाज़त दें, और कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे भट्टी साहब? ये जो डेटा की अगर बात करें आज़ाद शुमार की, मैं भी नैब के वो देख रहा था, ज़राए ने जो मुझे दिया कि जी 2 साल में 75,000 शिकायत बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब मामूली फिगर नहीं है। उसमें से इनका कहना है कि जी 66,838 को जो है हमने निपटा दिया। ज़ाहिर कि उसमें तहकीक, उसमें से इन्होंने छांट कर 432 जो है कहते हैं ना वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो इल्ज़ाम थे वो मंजूर किया गया और 415 मुकम्मल हुई। फिर 332 के करीब रेफरेंस जो है वो दायर किए गए और जबकि 270 का फैसला हुआ। ये आदाद शुमार क्या कहते हैं, क्या मतलब है, किस चीज़ की गमाजी करते हैं? देखिए, जो नैब की कैपेसिटी है, नैब उससे बढ़ के काम कर रही है। ये मैं आपको एक चीज बता सकता हूं। आपके पास राजा आमिर साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, टोटली उस वक्त नैब ने अपनी इंडिजिनस मेहनत के साथ बाहर से बंदे पकड़ के लाए। ये राजा साहब खुद गए थे, खुद बाहर से बंदे को पकड़ के लाए थे। नाम लेना अच्छी बात नहीं है इस वक्त, लेकिन ये खुद गए थे और अमेरिका से एक्सट्रेडिशन बंदे की थी और ये लेके आए थे। नैब अपनी परफॉर्मेंस एक हद तक कर रही है। हाँ, ये जो बात बड़ी जो अचंभे की है, राजा साहब ने भी की और ख्वाजा नवीद साहब ने भी की है कि जी केसेस का वीक होना। देखिए, मैंने जस्टिस जावेद इकबाल साहब के साथ तो सर्व नहीं किया, लेकिन बहुत थोड़े अरसे के लिए एक जज साहब आए थे, जस्टिस दीदार हुसैन शाह साहब, मरहूम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। मैंने उनके साथ थोड़ा अरसा गुजारा और क्योंकि वो हटा दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जी क्योंकि वो अपोजिशन की उसमें शायद कंसेंट शामिल नहीं थी और वो बड़े अपराइट आदमी थे, वो आधे घंटे के अंदर ऑफिस के अंदर से उठ के चले गए थे। अच्छा, मैंने उनके साथ काम किया, उन्होंने वो केस देखते थे, जज थे, केस को जज की हैसियत से देखते थे कि अगर ये केस मेरे सामने आया तो क्या ये स्टैंड करेगा या नहीं करेगा। और मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, वो केस उठा के हमारे जो मुख्तलिफ लीगल कंसल्टेंट होते थे या उस वक्त प्रोसिक्यूटर होते थे, मुंह पे मारते थे कि ये केस तो अदालत में जाते ही तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा आके, इसमें फला फला गलती है। तो आज जस्टिस जावेद इकबाल साहब खुद भी इतने हाईएस्ट दर्जे के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक रह चुके हैं। तो मैं यही हैरान होता हूं कि खराबी कहां है कि ये केस वीक बनता है या वीक प्रेजेंट हो रहा है। ये राजा साहब बेहतर कमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये खुद प्रोसिक्यूटर रहे हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं। तो बार बार की कह रहे हैं कि ये तो, मैं कह रहा हूँ राजा साहब तो बार बार कह रहे हैं कि जी वीक केस बनता है, बना दिया जाता है, उसमें लूप होल रखे जाते हैं ताकि लोग निकल जाएं। तो ये तो राजा साहब बार बार कह रहे हैं और हर प्रोग्राम में कहते हैं। फिर तो अगर ये ऐसी बात है कि वीक केस बन रहा है तो ये तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खराबी है नैब के अंदर, क्योंकि चेयरमैन खुद जज हैं। और आप ये याद रखिए, कोई केस ग्रेड 20 एंड अबव डीजी साइन नहीं करता, उसका रेफरेंस चेयरमैन साइन करता है। और चेयरमैन से नीचे एक प्रोसिक्यूटर जनरल बैठा है, 2 एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल बैठे हैं, कितने ही डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, कितने कंसल्टेंट हैं जो सब अपनी माहिराना राय देते हैं उस केस के ऊपर। और फिर जाके कहीं मतलब है। हाँ, अच्छा मुझे राजा साहब मुझे ये बताएं राजा साहब, बल्कि 2 सवाल एक ही पहले करते हैं। ये जो आपने कहा कि जी केस में लूप होल छोड़ दिया जाता है, कमजोर केस है, अब उसकी 2 बातें हो सकती हैं। एक तो नीयत की खराबी, दूसरा कि कैपेसिटी नहीं है, भाई वो ऐसे ही केस बना सकते हैं, इदारे के अंदर जो है इतनी एफिशिएंसी नहीं है, इतनी डेप्थ नहीं है। क्या चीज़ आप इन दोनों चीज़ों में से किस चीज़ को समझते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर अप्लाई होती है?
देखिए, दोनों चीज़ें अपनी ताई बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नैब में अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लाइक प्रोसिक्यूटर्स जो आए हैं, जिनका असल काम है देखना कि कानूनी पहलू से उस केस में कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई, और चंद इन्वेस्टिगेटर्स जो अपने नए लड़के हैं, बिल्कुल यंग हैं, नई बच्चियां हैं जो बिल्कुल कम उम्र हैं, उन्हें वो तजर्बा नहीं है। अब अगर आप पनामा का केस देखें तो जेआईटी ने इतना कुछ निकाल के दिया, लेकिन नैब जोन सा है वो ये भट्टी साहब बैठे हैं कि जब एसेट्स बियॉन्ड आपके मीन्स का केस होता है तो पहले आप उसकी इनकम तो बताते हैं कि जनाब आपकी इनकम ये है, आपका चार्ट ये कहता है, आपके 75% एक्सपेंडिचर्स ये हैं, और उसके बाद आपके 25% अगर सेविंग है, लेकिन यहाँ तो 25,000 गुना ज़्यादा आपके एसेट्स बन गए हैं। तो वो तमाम चीज़ें फिर नैब की उस इन्वेस्टिगेशन में और उस रेफरेंस में मौजूद होना चाहिए, और उस प्रोसिक्यूटर से जब अदालत में पूछा जाता है कि जिन फ्लैट्स की बात हो रही है, आप इन फ्लैट्स की कीमत बताइए कि कितनी की इनकी कीमत है मार्केट में, तो वो अगर आगे से जवाब देता है कि जनाब इसको तो आप गूगल करके देख लें कि इसकी कीमत क्या है, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये कोई गैर दानिस्ता तौर पे चीज़ें होती हैं। फिर मैं समझता हूँ कि इसका तमाम तर जिम्मेदारी या प्रोसिक्यूटर जनरल नैब पे होती है या चेयरमैन नैब पे होती है कि उसकी टीम ने ऐसा रेफरेंस बना दिया, उसकी टीम ने ये जवाब अदालत में दे दिया। जब सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि जनाब बिल्कुल बने जब बनाए केस सुप्रीम को कोर्ट ख्वाजा बिरादरान के केस में कहती है कि आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे इसको उसके साथ, तो ये कनेक्ट करना ये नैब का काम है, उसकी इन्वेस्टिगेशन का काम है, उसकी प्रोसिक्यूशन का काम है। तो ये चीज़ें अगर चेयरमैन नैब जैसे कि भट्टी साहब ने कहा कि वो खुद सीनियर प्यूनरी जज रहे हैं और उनके ब्रदर जजेस जो अभी भी बैठे हैं इनके साथ काम करते रहे हैं, अगर वो ये ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं तो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, जिसको चेयरमैन नैब को सब चीजें छोड़ के इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, अपना ख्वाजा नवीद साहब, ये भी कहा जा रहा है और हर दूसरा आदमी कहता है कि जी नैब के खौफ की वजह से हुकूमती मशीनरी जो है बिल्कुल जामिद हो गई, वो काम नहीं कर पा रही, लोग दस्तखत करते हुए डरते हैं कि नैब कहाँ आके बास पुट्स ना कर ले। आपकी बड़े वो रही है, आपकी इंसाइट है इन मामलात में हुकूमती इदारों के साथ भी, वाकई ऐसा है? सर इसमें ये हुआ है ना सर, इसमें ये हुआ है, क्या होता है, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि इनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका वो थोड़ा सा तब्दील होना चाहिए, लोगों को मुलविस करने का और गिरफ्तार करने का तरीका भी थोड़ा सा तब्दील होना चाहिए। होता क्या है कि एक मेन एक्यूज है, उसके नीचे 14 आदमी हैं। अच्छा। अब 14 आदमी में ये है कि किसी ने पेन दिया था, किसी ने टाइप करके दिया था, किसी ने फाइल का कवर बदला था। अब करते क्या है कि जिसने फाइल का कवर बदला है वो भी मुल्ज़म हो गया, जिसने फाइल को गत्ते के अंदर लपेटा है वो भी मुल्ज़म हो गया, और 18 मुल्ज़म ले आते हैं कोर्ट में, इतनी जगह भी नहीं होती खड़ा करने। अरे भाई, तो नतीजा ये है कि अब इस तरह जब आप बेगुनाह लोगों को इस तरह से आपको पता है किसी को मुल्ज़म जब बना के लाते हैं, सबसे पहला काम तो ये कि वो अरेस्ट हो जाता है, जेल जाता है, बंदों ने जेल देखी भी नहीं होती और उनकी फैमिलियों ने भी नहीं देखी होती। ख़ास तौर पे वाइट कॉलर के लोग जो हैं वो तो यही समझते हैं कि हमारा अब्बा अफसर है, उनको नहीं पता कि कभी अफसर भी पकड़ा जाएगा। पूरी फैमिली शैटर हो जाती है, लेकिन एंड में पता चलता है कि अफसर ने कुछ भी नहीं किया था, अफसर ने सिर्फ फाइल कवर बदला था। अब देखें ना, अब ओमिशंस पे भी पकड़ रहे हैं, आप गलती पे भी पकड़ रहे हैं, भूल चूक जो छोटी भूल चूक एक होता है कि बेईमानी करना, डेलिब्रेट करना। आप पहले आधे मुल्ज़म जो पकड़े हैं ना इन्होंने, सिर्फ इनसे ये पूछें कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की है कि आया ये बेनिफिशियरी है, इसने कितने पैसे कमाए हैं और इसको पैसे लेते हुए किसी ने देखा है? किसी केस में एविडेंस ही नहीं है। ये जी इसने ये प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया, इसने प्रोजेक्ट ये कर दिया, इतने का हुकूमत को कितने 100 अरब का नुकसान हो गया, हुकूमत को तो नुकसान हो गया, अब ये तो बताओ कि इसको कितना फायदा हुआ। उसकी एविडेंस ही नहीं है। भट्टी साहब ने बड़ी सिरे से एविडेंस है ही नहीं कि इस मुल्ज़म ने कोई 2 रुपए कमाए हैं या 2000 कमाए हैं। अच्छा, मुझे बड़ा वो बात हो रही है, इससे अच्छा तो एंटी करप्शन वाले बनाते हैं, वो ठग पकड़ के लाते हैं कि साहब इसने इतना माल बनाया है, डायरेक्ट करते हैं वो। अच्छा, जो मैं बात करूं कि नैब पर इतनी बात हो रही है और जैसे भट्टी साहब ने कहा कि जी नैब की तरफ से कोई अफसर आकर उसका कोई दिफा नहीं कर रहा, अपना नुक्ता नज़र नहीं दे रहा है, मेरे ख्याल में आना चाहिए कि जो इतनी बातें हो रही हैं, भट्टी साहब आपकी तजवीज़ ज़बरदस्त है वो। मगर मुझे ये बताइए एक और इशू की तरफ
कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 1037 अफराद के नाम जो हैं सुना एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाले। उसमें आसिफ जरदारी भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, मरीम नवाज साहिबा भी, एहसन इकबाल भी हैं, हमजा शहबाज, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जो है कई लोगों के नाम निकाले भी। 2019 में हम देखते हैं कि 261 अफराद को जो है इस एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया मज़ीद। फिर 2020 में भी सूरत हाल रही कि काफ़ी लोग शामिल हुए, लेकिन साथ साथ बहुत सारों को निकाला भी गया। नवाज शरीफ साहब समेत तकरीबन 42 आदमियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला। ये किसी किस्म का तजाद होता है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डालना निकालना, क्या किस असूल के तहत कर रहे होते हैं? देखिए, उसमें आमिर सबसे पहला काम तो ये है कि नैब के अंदर एक एसओपी है कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज होनी है, उसकी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है और ये यकीन हो गया है कि केस बनता है, एविडेंस पूरी कलेक्ट कर ली गई है और अब उसको प्रोसिक्यूशन के लिए तैयार किया जा रहा है, तो बंदे को अगर वो अरेस्ट नहीं किया जाता तो उसको हर हाल में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे इसलिए डाला जाता है कि नैब के साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए कि जिसके अंदर लोग जो हैं वो भाग जाते हैं। अच्छा। और अभी भी इवन ईसीएल पे रखने के बावजूद हमारे, क्योंकि जो बॉर्डर है वो बड़े पोरस थे और लोग अफगानिस्तान भाग गए, ईरान भाग गए और वहां से फिर आगे फ्लाइट ली। और आपको याद है कि बहुत सारे केसेस में नैब को सुप्रीम कोर्ट से इसलिए झाड़ पड़ी कि ये लोग भागे क्यों। यहाँ मैं, जैसे खाया साहब ने बात की है कि नैब ये एविडेंस नहीं दे पाती कि जनाब पैसा लेते हुए किसी को पकड़ा। देखिए, आज वो जमाना नहीं है एंटी करप्शन वाला कि जी मजिस्ट्रेट 10 रुपए के ऊपर साइन करके तो पकड़ाएगा, रिश्वत तो वो पकड़ी जाएगी। आप देखिए पनामा के अंदर आपको पता चला होगा कि ऑफशोर कंपनीज में कितने लूप दिए जाते हैं, कितने चक्कर दिए जाते हैं पैसों को। तो ये पैसे इस तरह नहीं मिलते, इसकी पूरी मनी ट्रेल निकालनी पड़ती है। राजा साहब ने बड़ी प्यारी बात की है, नैब के अंदर एक सिस्टम होता था और अभी भी होगा। मैं नहीं मानता कि ये खत्म हो गया, क्योंकि ये तो पढ़ाया जाता है, हमने खुद इन्वेस्टिगेटर को सिखाया है कि फ्लो चार्ट बनाया जाता है, उसकी पूरी आमदन, लीगल आमदन लिखी जाती है, उसको पूरा अलाउंस दिया जाता है, उसको पूरा मौका दिया जाता है कि बता दो तुम्हारी कोई 1 एकड़ जमीन भी है तो उसकी भी कोई झाड़ पैदावार है तो वो भी लिख लो, अगर कोई मकान, दुकान, कोई किराया, एक कमरा किराए पे दिया हुआ है उसकी भी आमदन लिख ली जाती है, ताकि उसको पूरा फेयर चांस दिया जाए, ताकि अदालत में जाके केस ड्रॉप ना हो बल्कि स्टैंड करे। उसके बाद बताया जाता है कि ये तुमने जो जायदाद बनाई है, अब बताओ तुम्हारे पास तो पैसे बच ही नहीं रहे हैं। अगर वो ये कहता है ना कि जी मैं अपनी सिर्फ 25% तनख्वाह खर्च करता था और मैं 75% बचाता था, तो हमने इन्वेस्टिगेटर्स को ये कहा हुआ था कि जो वो कह रहा है वही मान लो वो दाल रोटी ही खाता होगा, तो फिर भी उसको पूरा अलाउंस दो, क्योंकि अदालत में यही बात कही जाती है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो दाल रोटी खाता हो। तो पूरा अलाउंस देने के बाद पूरा एक फ्लो चार्ट बनता है, जिसके बाद ये साबित होता है कि हाँ, इसने जो प्रॉपर्टी खरीदी उसकी कीमत ये थी, जो इसकी आमदन थी वो ये थी, इतना इसके अंदर डिफरेंस है, लिहाजा ये इसलिए एक्यूज इसको ठहराया जा रहा है। ये तो एक बात। और दूसरी, मनी ट्रेल, पैसे गए कहां से, आए कहां से, उसको पूरा ढूंढा जाता है, उसकी पूरी ट्रेल निकाली जाती है, तो तब जाके ये केस बनते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम है, आसान नहीं होता। हमने टाइम उनको बाउंड कर दिया है। यकीन करें, बाहर किसी मुल्क में आप चले जाइए, वो कोई टाइम बाउंड नहीं करते। आपके सामने केसेस है, मैं नाम नहीं लेता, ये स्कॉटलैंड वाले कर रहे हैं, इवन यूएसए वाले करते हैं, कोई टाइम बाइंडिंग नहीं होती, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम में आपको कुछ पता नहीं किस वक्त आपको एविडेंस मिल जाए और किस वक्त ना मिले, आप सर टकराते रहें। लेकिन तो हमारे यहाँ टाइम बाउंड भी किया। अच्छा, क्योंकि मैं बस आखिरी दो मिनट में चाहूंगा राजा मेरे पास आपसे तफसीली एक जवाब। राजा साहब, ये जो हमारा सुस्त अदालती निज़ाम है, ये कितना माविन होता है, कितना मददगार होता है मुल्ज़िमान को, कहते हैं ना, बचाने में? ठीक है, नैब का अपना कसूर है, प्रोसिक्यूशन का अपना है, तहकीकात अपनी जगह, लेकिन फिर हमारी जो अदालत की जो कहते हैं ना एक स्लोनेस होती है, मधुर चाल होती है, उसकी वजह से कितना मुल्ज़िमान जो है शिकंजे से बच जाते हैं। जी देखिए, अगर हम सिर्फ नैब की हद तक देखें तो जो हमारा अदालती निज़ाम है उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो बात यही है कि वो नैब के केसेस में इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको एग्जिबिट कराना होता है, और एक अदालत में इतने ज़्यादा केसेस होते हैं कि अदालतें ऑलरेडी कम हैं। अब जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मज़ीद अदालतें आप बनाइए, अब मज़ीद अदालत सिर्फ एक जज के आने से नहीं बन जाती, एक
पूरी बिल्डिंग चाहिए होती है, अमला चाहिए होता है, प्रोसिक्यूटर्स चाहिए होते हैं, आपके रीडर्स चाहिए होते हैं, आपकी बजटिंग चाहिए होती हैं, फिर आपने जो वहाँ पे जज बैठाने हैं वो सेशन जजेस होते हैं। क्या उस मुतलका हाई कोर्ट के पास इतने स्पेयर सेशन जजेस मौजूद हैं कि वो उनको अपने नॉर्मल केसेस से हटा के यहाँ पे स्पेशल जज लगाएं? तो ये वो चीज़ें हैं कि हुकूमत को बैठना पड़ेगा, लॉ मिनिस्ट्री को, और जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, ये सारे बैठ के फिर इसका कोई नतीजा निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अदालतें जिस सुस्त रवि से केसेस चला रहे हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं बहुत से केसेस खुद कर रहा हूँ कि जो 2011, 12 में, 13 में रेंटल पार्क के जो केसेस बने थे, जी हाँ। 9 में, 10 में, वो अभी तक अगर आप 1 to 10 के स्केल पे देखिए तो यकीन कीजिए कि वो सेकंड स्टेप से आगे नहीं गए, और 8 से 9 से 10 साल गुजर गए हैं। तो बकाया 8 स्टेप में पता नहीं कितने 10-15 कितने साल और लग जाएं। इसी वो अंदाज में वो केस चलते रहे तो हाँ, वो जो कहते हैं राजा साहब, अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि लोग बरी होना शुरू हो इंसाफ के गए। निज़ाम में जो ये देर है, बाज़ लोग कहते हैं वही सबसे बड़ा अंधेर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, जनाब शहजाद अनवर भट्टी साहब और ख्वाजा नवीद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान को एक कहते हैं ना मजबूत किस्म के इत्तेसाब के निज़ाम की ज़रूरत है। और जो शुरुआत की गुफ्तगू से हम ज़ाहिर होता है कि जी उसके लिए आपको वसाइल देने होंगे, नैब को वसाइल देने होंगे, अदालतों को वसाइल देने होंगे, क्योंकि उसके बगैर जो है आप कोई मौसर और जिस तरह का लोग अवाम चाहते हैं कि इत्तेसाब का वो हो, और जितनी हमारे मुल्क में बदनवानी है उस वक्त तक हम उसको पूरा नहीं कर सकते। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।